अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर हसनैन। हमने एप्टीट्यूड की लास्ट ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 8 मोशन का टॉपिक कंप्लीट किया था अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स। उसी चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स को आगे कंटिन्यू करूँगा। इस चैप्टर में बेसिकली आपने मेरे साथ 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, मोशन एंड देन वेव एंड देन साउंड। तो मेरा आज का टॉपिक बेसिकली आपके साथ है वेव्स। मैं पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपके सामने रखना चाहूँगा। वेव्स आप कहते किसे हैं? द मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम one point to another। वेव बेसिकली आप उस मैकेनिज़्म, उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है। वेव की बेसिकली 2 टाइप्स हैं। द वन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल वेव एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स उन वेव्स को कहा जाता है, दैट टाइप ऑफ वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। जिनको ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो, उन वेव्स को आप बेसिकली मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप उन वेव्स को कहते हैं, दैट टाइप ऑफ वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मैकेनिकल वेव की आपके पास जो एग्जाम्पल आपने मेरे साथ जिस चैप्टर में पढ़नी है, दैट इज़ मैकेनिकल वेव की अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखना चाहूँ तो मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल आपके पास है साउंड वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखना चाहूँ तो वो बेसिकली आपके पास लाइट वेव्स। मैकेनिकल वेव की फर्दर 2 टाइप्स हैं। द वन इज कॉल्ड ट्रैवलिंग वेव्स एंड द सेकेंड इज कॉल्ड स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। देखिए, स्टैंडिंग और ट्रैवलिंग दोनों अगर मैकेनिकल की टाइप्स हैं, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि दोनों की प्रोपगेशन के लिए मीडियम तो ज़रूरी है, दोनों के ट्रांसफ़र के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। ट्रैवलिंग वेव्स ऐसी मैकेनिकल वेव्स को कहा जाता है, दैट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स विच change their position। और स्टैंडिंग वेव्स आप ऐसी मैकेनिकल वेव्स को कहते हैं which do not change their position। देखिए, इन दोनों की एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूं, ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग की, मैं इसकी पहले तो आपके सामने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी रखता हूं। देखें, ट्रैवलिंग वेव्स बेसिकली अगर आपके पास एक एनर्जी है जो इस पॉइंट से ट्रांसफ़र होना शुरू होती है और इस तरह ट्रांसफ़र होते हुए दूसरे पॉइंट पे आ गई, और अगर एक वेव
इस तरह ट्रांसफ़र हुई है कि वो ट्रांसफ़र होने के बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई। तो ये आपके लिए स्टैंडिंग वेव्स हो गई। यानी मेरा साउंड अगर कोई दूसरा लिसनर सुन रहा है तो वो ट्रैवलिंग है, मेरा साउंड मैं सुन रहा हूँ तो वो स्टैंडिंग है। ट्रैवलिंग वेव की फर्दर दो टाइप्स हैं। द वन इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर वेव में आप ये कहते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में आप ये कहते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ वेव इज पैरेलल टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। तभी गौर करें कि आप ट्रांसवर्स वेव में अगर एनर्जी की प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में और उस एनर्जी को इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करने के लिए पार्टिकल्स इस तरह मूव कर रहे हैं कि वो एनर्जी के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो आपको वेव की शेप यू बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप इस पोर्शन को क्रस्ट कहते हैं, इस पोर्शन को ट्रफ कहते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट्स एंटी नोड्स कहलाते हैं, जहाँ पे आपका पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करके बैठा हुआ है। और ये पॉइंट्स नोड्स कहलाते हैं, जहाँ पे आपके पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। In the case of longitudinal wave, अगर एनर्जी की ट्रांसफ़र की डायरेक्शन ये है और पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब पैरेलल, तब आपको शेप ऑफ द वेव यूँ बनती हुई नज़र आएगी कि कुछ जगहों पे जो मैंने लाइंस बनाई हैं वर्टिकल, यूँ समझिएगा कि ये पार्टिकल है ऑफ मीडियम। कुछ स्पेस में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक दूसरे के क्लोज होंगे, कुछ जगहों पे एक दूसरे से डिस्टेंस पे होंगे, तो वो पोर्शन जहाँ पे पार्टिकल क्लोज होते हैं उसे आप कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ पे एक दूसरे से दूर होते हैं उसे आप रेयरफेक्शन कहते हैं। ये मैंने आपके सामने अभी पहले वेव की बेसिक टाइप्स की डेफिनेशंस रखी हैं। अब मैं यहाँ पे वन वेव यानी कुछ टर्मिनोलॉजीज है उनको आपके सामने रखना चाहूँगा। एक वेव अगर मैं लेट से ट्रांसफर्स के हिसाब से समझाऊँ, तो एक ट्रांसफ़र वेव तब होती है जब आपको एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनता हुआ नजर आए। लॉन्गिट्यूडनल वेव एक वेव तब होती है जब आपको एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन बनता हुआ नजर आए। स्टैंडिंग वेव एक पूरी कंप्लीट वेव तब होती है जब आपको ये जो स्टैंडिंग वेव में आपको ये चीज़ बनती हुई नज़र आती है ना, दिस वन, इसे लूप कहते हैं। तो जब आपको दो लूप्स बनते हुए नज़र आते हैं तो वो एक कंप्लीट स्टैंडिंग वेव होती है। अब इस एक वेव से रिलेटेड मैं आपके सामने एक रिलेशन रखना चाहूँगा, विच इज़ बेसिकली द रिलेशन बिटवीन वी एफ और लेमडा, जिसमें एफ आप
फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, जिसे मैं यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। वाइब्रेटरी मोशन है तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम, ऑसिलेटरी मोशन है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, रोटेटरी मोशन है तो नंबर ऑफ रोटेशन अपॉन टाइम, वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ तो नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। तो अगर एक वेव है तो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, तो मैं ये भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ सकता हूँ। यूनिट फ्रीक्वेंसी का हम मोशन में पढ़ के आ चुके हैं, सेकेंड इनवर्स या जिसको हर्ट्ज भी कहते हैं। लैम्डा वेवलेंथ को कहा जाता है, और वेवलेंथ को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, लेंथ ऑफ वन वेव इज बेसिकली कॉल्ड वेवलेंथ, या इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, या इसको मैं यूं भी डिफाइन कर सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ना। अब इस लॉजिक को लेते हुए मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स रखता हूँ। लेट्स से ये एक ट्रांसफर वेव है, क्या यहाँ से यहाँ तक को मैं वेवलेंथ कह सकता हूँ, क्योंकि पूरी एक वेव बनती हुई नज़र आ रही है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। मैं दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान इस डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कह सकता हूँ। क्यों? आधा क्रस्ट, पूरा ट्रफ, आधा क्रस्ट, पूरी एक वेव बन गई। मैं दो कंसेक्यूटिव ट्रफ यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कह सकता हूँ। क्यों? आधा ट्रफ, पूरा क्रस्ट, आधा ट्रफ। यही बात मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल में भी बता सकता हूँ। आप लोग ओ लेवल में पढ़ के भी आ चुके हो कि जब भी आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेवलेंथ निकालनी होती है तो आप पहली रेफ्रैक्शन का मिड लेते हैं, दूसरी रेफ्रैक्शन का मिड लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस आपके लिए वेवलेंथ कहलाएगा। कंप्रेशन से भी ले लो, पहली कंप्रेशन का मिड, दूसरी कंप्रेशन का मिड, तो यहाँ से यहाँ तक ये वेवलेंथ हो गई। अब इस बात को अगर मैं स्टैंडिंग वेव पे समझाऊं तो दो लूप्स मिलें तो आपके पास स्टैंडिंग वेव एक पूरी होती है, दिस वन। तो ये पूरी एक स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ होगी जब दो लूप्स मिलेंगे। चलो यहाँ पे मैं कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ तुम लोगों से। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, मैं दो कंसेक्यूटिव नोड्स को अगर यहाँ पे मार्क करूँ, पहला आपके लिए ये हो गया, दूसरा आपके लिए ये हो गया, तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान आपको एक लूप बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि हाफ स्टैंडिंग वेव। तो वैल्यू क्या होगी? λ/2। यही बात डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स की बात करूं तो तब भी वैल्यू आपके पास यही आएगी, λ/2। कैसे? ये आपका पहला एंटी नोड, ये आपका दूसरा एंटी नोड। तो अगर इनके दरमियान आप देखें तो आपको एक पूरा लूप बनता हुआ नज़र आ रहा है, आधा क्रस्ट, आधा क्रस्ट, एक क्रस्ट, आधा ट्रफ, आधा ट्रफ, एक ट्रफ। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ का मतलब पूरा एक लूप, λ/2। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड
एंड एंटी नोड निकालो। देखिए ये हो गया कंसेक्यूटिव नोड, ये हो गया कंसेक्यूटिव एंटी नोड, दिस वन। तो गौर कर रहे हो ये एक कंप्लीट लूप का भी हाफ है। तो एक कंप्लीट लूप इज लैम्डा बाय 2, तो उसका भी हाफ करूंगा तो आंसर आपके लिए लैम्डा बाय 4 आएगा। ठीक, मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली रिलेशन निकाल रहा था बिटवीन वी एफ और लैम्डा। तो मैंने पहले फ्रीक्वेंसी डिफाइन करा, फिर वेवलेंथ डिफाइन करा, वेवलेंथ को मैंने आपके सामने मुख्तलिफ वेव्स पे डिफाइन किया। अब मैं यहाँ पे एक पहले नोट के तौर पे बात देखना चाहूँगा। ये अपना यूनिवर्सल रूल बना लें कि तमाम वेव्स यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती हैं, चाहे वो साउंड हो चाहे वो लाइट हो। ठीक है, एट सर्टेन कंडीशंस। नाउ अगर मैं एक डेरिवेशन आपके सामने छोटी सी करना चाहूँ, लेट से मैं आपके सामने एक वेव लेकर आया, उस वेव की स्पीड हो गई v, उस वेव ने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो उसकी वेवलेंथ, और इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा होगा वो टाइम पीरियड, क्योंकि एक वेव है। अब अगर मैं s इक्वल्स टू वी टी अप्लाई करूँ तो s यहाँ पे लैम्डा, v अपनी जगह कैपिटल T। तो v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो ये हमें एक रिलेशन मिला जो कि हम किसी भी वेव पे अप्लाई कर सकते हैं। ये रिलेशन और ये डेफिनेशन जितनी भी मैंने आपके सामने रखी, ये सब बेसिकली सिर्फ एक डेरिवेशन के लिए आपके साथ मैंने की हैं, विच इज़ द डेरिवेशन फॉर स्टैंडिंग वेव्स। जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे वो है ऑन अ स्ट्रिंग। for one loop, for two loops, for three loops, for n loops. लेट से मैं एक स्ट्रिंग लेकर आया जिसकी लेंथ आपके पास है l, और उसको मैंने दो एंड से फिक्स कर दिया। ठीक है, स्टूडेंट जी आप लोग अपने एएस के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं, फॉर ओपन पाइप भी, फॉर क्लोज पाइप भी। मैं उस पर आऊँगा, ओपन पाइप और क्लोज पाइप पे। पहले मैं इसको स्ट्रिंग पे समझा रहा हूँ। अगर फॉर सपोज ये बात करूँ मैं आपसे कि इस स्ट्रिंग पे आपको एक लूप की वाइब्रेशन करनी है, तो आप इसको कहाँ से प्लग करेंगे? आप इसको बिल्कुल मिड से प्लग करेंगे। इसका मतलब इसका प्लगिंग पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं तो इट इज़ l/2। तो मैं l/2 करूँगा ना तो मुझे पहले ये स्ट्रिंग नीचे आते हुए नज़र आएगा। जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये वापस यहाँ आएगा, स्ट्रिंग के पास इनर्शिया है, रुकेगा नहीं, तो यहाँ पे चला जाएगा। तो इसने पूरी एक लूप कर दी। अगर मैं इस स्ट्रिंग पे दो लूप की वाइब्रेशन करना चाहता हूँ तो मैं उसको पहले ये एंड फिक्स करते हुए हाफ के भी बिल्कुल हाफ से प्लग करूँगा। तो प्लगिंग पॉइंट इज़ l/4। तो ये यहाँ से इधर प्लग करूँगा और यहाँ से इधर प्लग करूँगा। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा बनाता हूँ। यानी l/4 से मैं दो एंड पे प्लग करूँगा, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। और अब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो इट विल मूव लाइक दिस। छोड़ूंगा, ये यहाँ से इधर आएगा, ये यहाँ से इधर आएगा, ये यहाँ से रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ऊपर जाएगा, यहाँ से रुकेगा नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ऊपर जाएगा। मुझे 3 लूप्स की वाइब्रेशन करनी है, तो मैं हाफ का भी हाफ करूँगा। मतलब उसको मैं यूँ हाफ का भी हाफ तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इसको कहूँगा l/6 से आप वाइब्रेट करें इसको, l/6 से आके इसको प्लग करें।
तो यानी आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि आपने इसके छः पार्ट्स बनाए, तो हर छठे पार्ट पे आप इसको प्लग करें, यहाँ यहाँ यहाँ। तो गौर करें तो आपकी ये यूँ बनेगी 3 लूप्स L/6। थोड़ा सीक्वेंस पे गौर करें, 1 लूप है L/2, 2 लूप है L/4, 3 लूप है L/6। नीचे वाला डिनोमिनेटर देखें तो वो इवन की सीक्वेंस में चल रहा है, तो इसका मतलब n लूप के लिए मैं क्या कहूँगा इसको L/2n। यानी इसका मतलब अगर मैं आपसे एक MCQ पूछूं, मुझे 50 लूप की वाइब्रेशन करनी है एक स्ट्रिंग पर जिसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है, 50 लूप की वाइब्रेशन करनी है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, तो मैं उसको प्लग कहाँ से करना शुरू करूँ? तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n आपके लिए 50, L आपके लिए 10, 250 100, 10/100 0.1। इसका मतलब लेंथ को 0.1 पॉइंट पे आके प्लग करना शुरू करते हैं तो आपको 50 लूप मिलना शुरू हो जाएंगे। नोट्स की काउंटिंग करें, 2 है, एक एरा एक एरा, 3 है, 1 2 3, 4 हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब नोट्स की क्वांटिटी हमेशा जो लूप्स की क्वांटिटी उससे एक ज़्यादा होगी, तो n+1। तो मैं आपसे सवाल पूछूं, 60 लूप्स की स्टैंडिंग वेव है, बताओ उसमें नोट्स कितने होंगे? 61। एंटी नोट्स की बात करता हूं, एक एंटी नोड है, 2 एंटी नोड है, 3 एंटी नोड है, 1 2 3। इसका मतलब लूप्स जितने हैं एंटी नोड्स उतने होंगे, n, ठीक है। देन मैं आपके साथ यहां पे वेवलेंथ की बात करता हूं। अगर 1 लूप लेंथ L में क्रिएट हो रहा है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 2L। थोड़ा लॉजिकली सोचें, एक लूप अगर L पे है तो अगला लूप भी L पे होगा, तो अगर एक लूप L का है तो उसकी पूरी एक कंप्लीट स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ कितनी होगी? 2L। 2 लूप्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L पर हैं तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? L। 3 लूप्स मैं इधर थोड़ा सा रिवाइज करूं, देखिए अगर एक लूप L पे बन रहा है तो अगला भी अगर L पे बनेगा तो पूरी स्टैंडिंग वेव 2L पे आएगी। अगर पूरी दोनों लूप्स ही L पर आ रहे हैं तो पूरी एक स्टैंडिंग वेव मिल गई ना आपको। अगर 3 लूप्स आ रहे हैं L पर तो एक स्टैंडिंग वेव 2 लूप की होती है, तो इस वक्त आपकी स्टैंडिंग वेव की लेंथ कितनी होगी? सर एक काम करें, L को 3 से डिवाइड करें तो L/3 एक लूप का आ गया, L/3 एक लूप का आ गया, 2 लूप से मल्टीप्लाई करते हैं 2L/3। इस सीक्वेंस को मैं आपके सामने जनरल फॉर्म में लेकर आता हूं, तो यह आएगा 2L/n। नंबर ऑफ लूप 1 है 2L आ जाएगा, नंबर ऑफ लूप 2 है L आ जाएगा, नंबर ऑफ लूप 3 है 2L/3 आ जाएगा। अब आए फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V/λ, V = f λ से निकाला है मैंने। तो 1 लूप की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? V/2L, ठीक है, V/λ। 2 लूप की क्या बनेगी? V/L। जरा एक काम करते हैं, हर आने वाली फ्रीक्वेंसीज को जो 2 लूप की 3 लूप की है उसको 1 लूप की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो V/2L इज f1, तो f2 क्या आया? 2f1। f3 अगेन V/λ से पहले निकालें, V/2L/3, 3V/2L, तो आंसर आएगा 3f1। इसका मतलब गौर करें तो आने वाली तमाम फ्रीक्वेंसीज नेचुरल मल्टीपल ऑफ f4 क्या बनेगा? 4f1, f5 क्या बनेगा? 5f1। तो आपके पास fn क्या बनेगा? nf1, वेयर n इज नंबर ऑफ लूप्स 1 2 3 एंड सो ऑन। इन फ्रीक्वेंसीज का नाम भी है, f1 को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है,
एंड फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं एंड जीरोथ ओवरटोन भी कहते हैं। फंडामेंटल तो उसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इससे कम लूप्स का मतलब तो बन ही नहीं सकता ना। हार्मोनिक में आप जो लूप का नंबर है वही फ्रीक्वेंसी का नंबर है, फर्स्ट हार्मोनिक। तो F2 को मैं क्या कहूँगा, सेकेंड हार्मोनिक। F3 को क्या कहूँगा, थर्ड हार्मोनिक। तो Fn को क्या कहूँगा, nth हार्मोनिक। ओवरटोन का नंबर जो फ्रीक्वेंसी का नंबर उससे कम है। F1 है तो जीरोथ ओवरटोन, F2 है तो फर्स्ट ओवरटोन, F3 है तो सेकेंड ओवरटोन, एक कम। तो Fn क्या होगा, n-1th ओवरटोन। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने पूरी डेरिवेशन करी है ना, ये आप ओपन पाइप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर मैं एक पाइप लेकर आऊं और उस पाइप के दोनों एंड्स पे स्ट्रिंग लेकर आ जाऊं तो उसकी वन लूप वाइब्रेशन यूँ होती है, आपने AS में पढ़ी होगी। मतलब आधा लूप का मतलब पूरा एक लूप। तो वेवलेंथ अगर अभी आप गौर करें ना, तो वेवलेंथ अभी भी आपके पास कितनी है, 2L। अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ L है और इस पर इसमें पूरा एक लूप बन रहा है, आधा लूप ये हो गया, आधा लूप ये हो गया, तो पूरी वेवलेंथ 2L आएगी। तो फ्रीक्वेंसी के वही फॉर्मूले बनेंगे, V/2L, F2 2F1, सो ऑन, Fn F1। और अगर मैं ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लोज पाइप पे करूं, क्लोज पाइप का मतलब ये होता है कि उसका एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है और उसमें आपने एक स्ट्रिंग लगाया हुआ है ऑफ लेंथ L और उसमें आप बेसिकली लूप्स वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वेवलेंथ जो बनेगी वो बेसिकली आपके पास बनेगी 4L। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो बनेगी वो आपके पास बनेगी 4L। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास बनेगी V/4L। मैं इसकी आपके सामने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी अगर रखूं, देख रहे हैं लूप का भी हाफ बन रहा है। तो पूरा लूप कितने का बनेगा, 2L का। तो दो लूप कितने के बनेंगे, 4L के। और इसकी आने वाली फ्रीक्वेंसीज ऑड मल्टीपल होती हैं, 3F1, F3 क्या होगा, 5F1। तो Fn क्या होगा, 2n-1 इंटू F1। तो ओपन पाइप के तो फॉर्मूले वही हैं जो कि स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग के हैं, जो मैंने ये समझाया आपको। क्लोज पाइप में आपके लिए फॉर्मूलों में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती। फ्रीक्वेंसी का नाम कैसे याद रखोगे, जो फ्रीक्वेंसी का नंबर वही हार्मोनिक नंबर उसका, और जो फ्रीक्वेंसी का नंबर एक कम ओवरटोन नंबर। ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट है आपके पास स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देखें, लेट्स से मैं आपके सामने एक वाइब्रोग्राफ लेकर आया। वाइब्रोग्राफ किसे कहते हैं कि यहाँ पे आप बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आपका एक वाइब्रेटर लगा हुआ होता है जिससे आपने एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया हुआ है, जिसको आपने पुली की मदद से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ हैंग किया हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रिंग की जो यहाँ से ये पूरी लेंथ है, ये हो गई L। इस स्ट्रिंग का जो मास है वो आपके लिए हो गया M। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो आपके लिए हो गया कैपिटल M। ठीक है, सबसे पहली बात, जो स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी के। जो स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी के। लीनियर डेंसिटी इस स्ट्रिंग की, जो कि आपके पास क्या होगी, मास अपॉन लेंथ। देखें, जितना स्ट्रिंग
हल्का होगा, डेंसर नहीं होगा, उतना इस पे बनने वाले जो लूप्स हैं उनकी स्पीड वाइब्रेट होने की वो ज़्यादा होगी। जितनी आपके पास स्ट्रिंग थिकर होगा उतना उस पर लूप बनने वालों की स्पीड कम होगी। और दूसरा रिलेशन है, जो आपके ट्रांसफर वेव यानी कि लूप्स जो बन रहे होते हैं उनकी स्पीड जो है वो टेंशन इन अ स्ट्रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? देखें, यहाँ पे ये वेट हैंग कर रहा है डाउनवर्ड, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी। ठीक है, जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी टेंशन ज़्यादा होगी, जितनी टेंशन ज़्यादा होगी इसका तो उतना स्ट्रिंग स्ट्रेच ज़्यादा हुआ, जितना स्ट्रिंग स्ट्रेच ज़्यादा होगा उसको वाइब्रेट करने की स्पीड ज़्यादा होगी ना। अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करूं तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव आ गया T/μ। ये V फॉर्मूला आप इन फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में यहाँ पे इस V की जगह या जो स्ट्रिंग में आपने बनाया इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन आपसे एक MCQ पूछा जाता है, अगर किसी स्ट्रिंग की टेंशन 4 टाइम्स है तो बताएं उसकी स्पीड कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 टाइम्स। रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं कहूं कि किसी स्ट्रिंग की लीनियर डेंसिटी 1/16 टाइम्स हो गई तो उसकी स्पीड 1/16 टाइम का मतलब मैंने 16 टाइम्स कम कर दिया, तो वो बढ़नी चाहिए। तो कितना बढ़ेगी? 16 का रूट लें, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, सो यहां पे आके आपके पास वेव का माइंड मैप कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो अगला लेक्चर होगा मेरा इसमें वो होगा रिलेटेड टू साउंड, और फिर मैं वेव और साउंड के न्यूमेरिकल साथ कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।